अच्छा बच्चों, पेपर है हमारे सामने और ये पेपर को अगर हम इस देखें तो ये अक्टूबर नवंबर 2024 का पेपर है, पेपर 2-3। तो ये रिसेंटली, सबसे रिसेंटली जो टेस्ट हुआ पेपर हमसे वो है पेपर 2 जो है, उसका टाइम 1 और 30 मिनट होता है। पहली केस स्टडी पे जरा हम बात करते हैं। ये बी ब्रेंडा ब्रिक्स के नाम से केस स्टडी है हमारे पास। तो अगर हम इसकी इन्फॉर्मेशन लें तो हमें पता चलेगा कि बीबी इज अ न्यूली established सोशल एंटरप्राइज इन कंट्री एक्स। इट was set up by ब्रेंडा। ब्रेंडा has no experience of running the national business। तो पहली बात तो हमें पता चल गई कि नेशनल बिजनेस रन करने का कोई एक्सपीरियंस उसके पास नहीं है। बट शी यूज्ड ऑल द सेविंग्स टू रिक्रूट टीम ऑफ यंग एंटरप्रेन्योर्स। लेकिन उसने किया ये है कि उसने अपने रिसोर्सेज को यूज करके यंग एंटरप्रेन्योर्स को हैंडल कर लिया। हमें यहाँ केस स्टडी क्रैक करनी चाहिए और हमें पता चलना चाहिए कि यंग एंटरप्रेन्योर कौन लोग होते हैं और वो क्या एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं। एंटरप्रेन्योर्स बेसिकली का नॉलेज हमें बहुत अच्छा होना चाहिए। इससे हमें नेशनल बिजनेस का नॉलेज भी होना चाहिए साथ साथ, और हमें पता होना चाहिए कि नेशनल बिजनेस बेसिकली क्या कर रहे हैं। कंट्री एक्स स्पेशलाइजेज इन रिसाइकलिंग प्लास्टिक वेस्ट फ्रॉम अदर कंट्रीज। ये उसका कंट्री एक्स का है, स्पेशलिटी है। दूसरी बात है कि इट हैज डायनामिक बिजनेस एनवायरनमेंट। तो हमें डायनामिक्स का भी पता होना चाहिए कि वो क्या होता है। ब्रेंडा सॉ एन अपॉर्चुनिटी टू रिसाइकल लो कॉस्ट प्लास्टिक वेस्ट इनटू कंस्ट्रक्शन ब्रिक्स। और ये एक्चुअली रियल में होने वाला बिजनेस है, ये हो रहा है आजकल। प्लास्टिक वेस्ट से हम ब्रिक्स बना रहे हैं। दिस कुड बी यूज्ड टू हेल्प पूरेस्ट इन सोसाइटी टू बिल्ड वाटर प्रूफ हाउसेस। तो ये ज़रा सस्ते वाले घर इससे बन सकते हैं और वो वाटर प्रूफ भी होंगे। बीबी रिसेंटली फीचर्ड अ गवर्नमेंट प्रमोशन हाईलाइटिंग सक्सेसफुल इनोवेशंस। तो सक्सेसफुल इनोवेटर्स को गवर्नमेंट भी ज़रा फैसिलिटेट करने की कोशिश कर रही है। बीबी हैज ट्रायल द मेथड यूजिंग जॉब प्रोडक्शन। अभी तक वो जॉब प्रोडक्शन पे जाती है। यहाँ पे सारे एक एक ब्रिक तो नहीं बनाती होगी। जॉब प्रोडक्शन से मुराद है कि उसको ऑर्डर आता होगा और उस ऑर्डर के मुताबिक वो बना के दे देती होगी। एंड नीड्स एन इन्वेस्टमेंट टू प्रोड्यूस द ब्रिक्स कमर्शियली। लेकिन अभी ये है कि अगर उसको कमर्शियली प्रोड्यूस करनी है और मार्केट में लॉन्च करनी है तो उसको पैसे चाहिए। A large national business CC is keen to invest in community projects, improve their। एक बहुत बड़ा बिजनेस है large national business CC that is keen to invest community projects, improve their corporate social image। वो जो है एक बहुत बड़ा बिजनेस है सीसी। वो कम्युनिटी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहता है ताकि उनका सोशल इमेज इंप्रूव हो। और सीसी को उसने कहा है कि आप अपना बिजनेस प्लान बना के लाएंगे तो तभी मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा। अब यहाँ पे उन्होंने कुछ प्लान्स अपने बनाए हैं सीसी ने, ठीक है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से रिलेटेड। उन्होंने कहा कि अगर वो बैच प्रोडक्शन पे चले जाएंगे तो जो कैपिटल कॉस्ट है 100,000 की होगी, और अगर वो फ्लो प्रोडक्शन पे चले जाएंगे तो 150,000 की होगी। अब हमें अपने सब्जेक्ट नॉलेज से बड़ी अच्छी तरह पता है कि बैच प्रोडक्शन क्या होता है और फ्लो प्रोडक्शन क्या होता है, और इसका नॉलेज हम यूज भी करेंगे अपने आंसर्स को लिखने में। अच्छा, हायर परचेज करें अगर वो इसी बैच प्रोडक्शन वाले प्लांट एंड मशीनरी को, तो 500 पर मंथ जो है वो इनकर होंगे ओवर द 20 ईयर्स। हम क्या करेंगे कि अगर हमने ईयरली निकालना है तो 500 पर मंथ है, 500 मल्टीप्लाई बाई 12 करेंगे तो पर ईयर कॉस्ट हमारे पास आ जाएगी। इसी तरह अगर हम फ्लो प्रोडक्शन वाले प्लांट पे जाएं तो दैट इज 600 पर मंथ ओवर 25 ईयर्स ऑफ टाइम। तो इसको भी हम क्या कर सकते हैं, अगर ईयरली हमने निकालना है तो 600 मल्टीप्लाई बाई 12 हम कर देंगे। बच्चों एक सेकंड होल्ड करना। आपको बता रहा था कि हम ईयरली कैलकुलेशन कर सकते हैं। आउटपुट भी हमें गिवन है। आउटपुट के मतलब उसने हमें बताया है कि यहाँ पे 40 ब्रिक्स पर आवर प्रोड्यूस होंगे और यहाँ पे 100 ब्रिक्स पर आवर प्रोड्यूस होंगे। और उसके साथ साथ उसने ये भी बताया कि यहाँ वैरायटी ऑफ साइज मैन्युफैक्चर हो सकेंगे, लेकिन यहाँ पे वन साइज ऑफ ब्रिक्स प्रोड्यूस होंगी जो कि 80% कंस्ट्रक्शन में ज़्यादातर इस्तेमाल होती है। पहला सवाल इस केस स्टडी को देखे उसने हमें पूछा, आइडेंटिफाई वन पोटेंशियल रिस्क टू द बिजनेसेस। तो हम जो है पोटेंशियल रिस्क के बारे में बता देंगे कि पोटेंशियल रिस्क क्या होता है। फॉर एग्जांपल हम ये कह देंगे कि कंपटीशन होता है। हम ये कह देंगे कि इकोनॉमिक एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है। हम मार्केट डायनामिक्स हो सकते हैं, इन्फ्लेशन हो सकती है, कंज्यूमर की पावर, परचेजिंग पावर हो सकती है। तो ये कोई भी हम यहाँ पे बात उसको बता देंगे। दूसरा सवाल उसने हमसे पूछा, एक्सप्लेन द टर्म नेशनल बिजनेस। तो इम्पोर्टेंट बात ये कि ये जो 3 मार्क्स का सवाल है इसमें 1 फॉर नॉलेज होता है, हमें अच्छी तरह पता है, और जो है वो 2 मार्क्स फॉर एप्लीकेशन होते हैं। तो उसी पर्सपेक्टिव में हमने इसे अटेम्प्ट करना है। पहले हम नेशनल बिजनेस को डिफाइन करेंगे। हम बताएंगे कि ये वो बिजनेस है जो विद इन अ कंट्री, विद इन अ जियोग्राफिकल टेरिटरी एग्जिस्ट करते हैं। तो हमें 1 नंबर मिल जाएगा। फिर हम उसको केस स्टडी के साथ, ये जो हमें गिवन है, हम बताएंगे कि जैसे ब्रांडा का कोई नेशनल बिजनेस करने का एक्सपीरियंस या इंटरनेशनल बिजनेस करने का नहीं है, वो हम उसे बताएंगे। बच्चों एक सेकंड होल्ड करना प्लीज।
तो ये जो सेकंड क्वेश्चन की हम बात कर रहे थे कि एक्सप्लेन द टर्म नेशनल बिजनेस, तो इसमें हमने कहा कि डिफाइन कर देंगे नेशनल बिजनेस को, तो 1 नंबर है, और फिर केस स्टडी से रिलेट करेंगे तो रेस्ट ऑफ द 2 मार्क्स मिलेंगे। जैसे कि उसने हमें बताया भी है कि ये जो ब्रेंडा है उसको नेशनल बिजनेस रन करने में कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो इसके साथ हम उसको रिलेट कर दें तो हमें जो है वो 2 मार्क्स और मिल जाएंगे। अगली बात उसने हमसे पूछी, रेफर टू टेबल 1.1, कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ 25 ईयर्स ऑफ पीरियड ऑफ हायर परचेज इफ ब्रांडा चूजेस फ्लो प्रोडक्शन। अगर ब्रांडा जो है वो फ्लो प्रोडक्शन चूज कर ले, तो फ्लो प्रोडक्शन की इंफॉर्मेशन यहाँ पे गिवन है कि उसको 600 पर मंथ पे करने हैं फॉर 25 ईयर्स। तो हमने कहा 600 मल्टीप्लाइड बाई 12, तो ये हमारे पास ईयरली कॉस्ट निकल आई, क्योंकि पर मंथ $600 हम पे कर रहे हैं। तो जब हमने उसको ईयर से मल्टीप्लाई किया तो 600 × 12 हमारे पास आ गया $7,200 पर ईयर। और ये हमने कितने साल तक पे करने हैं, ये जो $7,200 हैं, ये हमने पे करने हैं फॉर 25 ईयर्स। तो हम इसको 25 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये $1,80,000 की टोटल कॉस्ट है जो कि हमें पे करनी है। ये उसने हमसे पूछा था, ये जो सवाल है हमारे पास कि रेफर टू टेबल 1.1 कैलकुलेट कॉस्ट फॉर द ईयर 20, तो ये हमने उसको निकाल दी। उसके बाद अगला सवाल उसने पूछा है कि एक्सप्लेन वन एडवांटेज फॉर बीबीएफ यूजिंग हायर परचेज एज अ सोर्स ऑफ फाइनेंस। तो सोर्स ऑफ हायर परचेज का नॉलेज हमारे पास होना चाहिए कि ये एसेट को इंस्टॉलमेंट्स पे बाय करने को कहते हैं, तो हम डिफाइन करेंगे और एक एडवांटेज देंगे। देखिए यहाँ पे बहुत सारे हमें नंबर्स गिवन है, उन्हीं को एप्लीकेशन के तौर पे इस्तेमाल कर लेंगे। हम कहेंगे फ्लो प्रोडक्शन में अगर वो हायर परचेज वाला जो प्लांट और मशीनरी है उसे बाय करता है तो वो 100 ब्रिक्स प्रोड्यूस कर लेगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। और 80% हाउसेज में चूंकि वो स्टैंडर्डाइज ब्रिक्स इस्तेमाल होती हैं तो इसकी सेल्स काफ़ी बढ़ जाएंगी। तो ये एडवांटेज हमने हायर परचेज का लिखा। साथ हमने लिखा कि एडवांटेज ये है कि हायर परचेज में उसको ये जो $1,80,000 हैं ये उसको इकट्ठे पे नहीं करने पड़ेंगे, बल्कि उसको इंस्टॉलमेंट्स में पे करने पड़ेंगे, जो कि 600 पर मंथ की इंस्टॉलमेंट है। तो एक एडवांटेज लिखेंगे और उसको इन एनी वे केस स्टडी से रिलेट करेंगे तो हमारे 3 मार्क्स पूरे हो जाएंगे। दूसरा सवाल अगला सी पार्ट उसने पूछा, एनालाइज टू लिमिटेशंस ऑफ बीबी ऑफ क्रिएटिंग अ बिजनेस प्लान। तो सबसे पहले तो बिजनेस प्लान का नॉलेज होना चाहिए हमारे पास। हम डिफाइन करेंगे कि बिजनेस प्लान वो डॉक्यूमेंट होता है जिसमें सारी डिटेल जो है बिजनेस की वो जो भी आपने करनी है फ्यूचर में परफॉर्म, उनके बारे में लिखा जाता है। लिमिटेशन में हम लिखेंगे कि एक लिमिटेशन मिसाल के तौर पे नॉलेज में हमने शो की कि बिजनेस प्लान जो होता है वो बहुत रैपिडली चेंजिंग एनवायरनमेंट में बहुत जल्दी फिट इन नहीं हो सकता। तो उसकी रीज़न ये है कि जैसे जैसे एनवायरनमेंट चेंज होता है उसमें बिजनेस प्लान भी चेंज करना पड़ता है, और अगर आपने रिजिड सा बिजनेस प्लान बनाया है तो वो फिट इन नहीं रह सकता। फिर उसको रिलेट कर देंगे, जो कि उसने हमें बताया भी है कि जो बिजनेस एनवायरनमेंट है वो बहुत ही डायनामिक है, तो शायद वहाँ पे एक बिजनेस प्लान बना के उस डायनामिक एनवायरनमेंट में हम बहुत अच्छा सस्टेन ना कर पाए। फिर हम ये भी लिख सकते हैं बिजनेस प्लान का दूसरा एडवांटेज कि उसके लिए एक्सपर्टीज चाहिए होती है, उसको भी रिलेट कर सकते हैं कि बहुत एक्सपर्ट नहीं है ब्रांडा। इसी तरह और भी जो बिजनेस प्लान की लिमिटेशन है, जैसा कि ये टाइम टेकिंग होता है बहुत ज़्यादा और इररेलेवेंट हो जाता है बहुत चेंजिंग एनवायरनमेंट में। तो इसका जो हमारे 8 नंबर की जो मार्क्स स्कीम है वो क्या होती है, दैट इज 2 + 2 + 4। तो हमने बिजनेस प्लान को डिफाइन किया और 2 पॉइंट्स 2 लिमिटेशन जनरेट की, तो हमें ये 2 नंबर मिल जाएंगे। फिर हमने उसको केस स्टडी से जो भी पॉइंट है उसको बार बार रिलेट किया, तो ये 2 मार्क्स मिल जाएंगे। और कॉन्टेक्चुअली एनालाइज किया, चेन्स ऑफ आर्गुमेंट्स बनाई जो भी हम लिख रहे हैं, उसके भी हमें ये रेस्ट ऑफ द 4 मार्क्स, और वो भी कॉन्टेक्चुअल होना चाहिए रिलेटेड टू द केस स्टडी, वो लिख दिया तो हमें रेस्ट ऑफ द 4 मार्क्स मिल जाएंगे। 8 नंबर के सवाल में बच्चों इवेल्युएशन नहीं होती। अगला जो सवाल है वो ये है कि इवेल्युएट वेदर बीबी शुड यूज फ्लो प्रोडक्शन टू प्रोड्यूस ब्रिक्स, क्या उसको फ्लो प्रोडक्शन यूज करनी चाहिए। अब ये सवाल बहुत ही सिंपल है, बहुत कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन जनरली ये नहीं है। अगर हम इस सवाल पे बात करें, इसकी मार्क्स स्कीम को हम देखें तो हमें पता चलेगा कि जो 12 नंबर का सवाल है वो 4 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। इसमें चारों जो असेसमेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं वो हमसे टेस्ट हो जाते हैं। वो चारों असेसमेंट ऑब्जेक्टिव्स कौन से हैं, वो 2 + 2 + 2 + 6, वो नॉलेज है असेसमेंट ऑब्जेक्टिव 1, वो एप्लीकेशन है असेसमेंट ऑब्जेक्टिव 2, वो एनालिसिस असेसमेंट ऑब्जेक्टिव 3, और वो इवेल्युएशन है असेसमेंट ऑब्जेक्टिव 4। तो इसमें 2 नंबर का नॉलेज है, 2 नंबर की एप्लीकेशन है, 2 नंबर का ही एनालिसिस और 6 मार्क्स की इवेल्युएशन है। तो अगर हम कहें बिल्कुल सिंपली तो हम कहेंगे ये वाला जो क्वेश्चन होता है ये इवेल्युएशन पे ही बेस्ड होता है। मेजॉरिटी ऑफ द पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज डन थ्रू इवेल्युएशन। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम डिफाइन करेंगे फ्लो प्रोडक्शन को कि क्या होती है, और हमने बताया कि शुड यूज है ना, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए।
तो हमने क्या कहा, ये करने के बाद हमने एक एडवांटेज, एक यूजफुलनेस बताई फ्लो प्रोडिक्शन की, और उसको केस स्टडी से रिलेट किया, कॉन्टेक्चुअलाइज किया, और उसको इवेल्युएट किया। जैसा कि हमने कहा कि फ्लो प्रोडिक्शन का फायदा ये है कि जो 80% ऑफ द ब्रिक्स हैं वो स्टैंडर्डाइज यूज होती हैं, ये उसी स्टैंडर्डाइज 80% ब्रिक्स प्रोडक्शन को प्रोड्यूस करके सेल्स अपनी बढ़ा लेगा। और साथ ही फिर हमने इसकी वैल्यूएशन लिखी, लेकिन ये डिपेंड करता है कि ये नया बिजनेस है, क्या उसकी जो ब्रिक्स हैं वो लोग उनसे लेंगे कि नहीं लेंगे, और उसकी क्वालिटी के बारे में क्या परसीव करेंगे। ठीक है, तो ये हमने लिखा। एक हमने डिसएडवांटेज लिखा फ्लो प्रोडक्शन का, और हमने कहा कि फ्लो प्रोडक्शन जो है वो बहुत ही स्टैंडर्डाइज चीजें बनाती है, और उसमें बहुत वैरायटी हम क्रिएट नहीं कर सकते। जबकि इसका जो प्राइमरीली बिजनेस था, साथ ही रिलेट किया उसको, कि वो जनरली जॉब प्रोडक्शन करती थी, लोगों को चीजें बना के देती थी, एक एक ऑर्डर उनकी जिस तरह की ब्रिक्स उनको चाहिए होती हैं। तो अगर ये स्टैंडर्डाइज चीजें प्रोड्यूस करेगी तो हो सकता है कि लोग इससे ना लें। और फिर साथ ही इसको इवेल्युएट किया, लेकिन ये डिपेंडेंट है, हम ये कहेंगे कि वो जो है कितने परसेंट लोग स्टैंडर्डाइज्ड जो है वो 80% लेना चाहते हैं। अगर वो बहुत लोग इंटरेस्टेड नहीं है, जो इसका पुराना बिजनेस मॉडल था, तो फिर तो इसका ये लेस स्टैंडर्डाइज मॉडल भी चल जाएगा। फिर हमने उसको फाइनल इवैल्यूएशन दी, ये दो काफी होंगे हमारे एडवांटेजेस और उनकी इवैल्यूएशन। फिर हमने उसको फाइनल इवैल्यूएशन दी, कंक्लूजन हमने लिखा, अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया कि मेरे ख्याल में उसको फ्लो प्रोडक्शन पे जाना चाहिए, क्योंकि इससे उसकी कॉस्ट सेव हो जाएगी। ठीक है, और हमने ये भी बताया, लेकिन ये डिपेंड करता है कि पॉइंट ऑफ व्यू देने के बाद, हमने अपना फाइनल पॉइंट ऑफ व्यू जब दिया, हमने अपना पॉइंट ऑफ व्यू देने के बाद ये बताया कि ये डिपेंड करता है कि जो मार्केट में डिमांड कितनी है, और जो एग्जिस्टिंग फ्लो प्रोडक्शन कर रहे हैं उनसे कितना कंपटीशन इसको फेस करना पड़ेगा। ठीक है, और जो फ्लो प्रोडक्शन अगर ये करेगी तो इसकी जो पुरानी सेल्स हैं, जो एग्जिस्टिंग सेल्स हैं, वो किस तरह इम्पैक्ट होएंगी वगैरह। तो तीन फैक्टर्स हमने बताए फाइनल इवैल्यूएशन के अंदर, कि इस पे हमारा जो डिसीजन है वेदर शी शुड यूज द फ्लो प्रोडक्शन और नॉट, वो इन तीन चीजों पे डिपेंडेंट है। तो ये दिस वाज द डिस्कशन दैट वी हैव डन इन द क्लासरूम, जब कुछ बच्चे उस दिन क्लासरूम में नहीं थे।